8 फरवरी को फैज़ आम के नाम से मेरा जो कॉलम छपता है उसका उन्वान था नई बसात नए मोरे। नए इलेक्शन के साथ ही नई बसात बिछने वाली है और नए मोरे सामने आने वाले हैं। मुआशी एजेंडा पहले से तैयार है। सरकार के ज़ेर इंतज़ाम तमाम बीमार अदारों और कॉरपोरेशंस को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। नून लीग निजकारी के इस मॉडल पर इत्तफाक करती है। पीपल्स पार्टी को वफाक की मखलूत हुकूमत में इसलिए शामिल नहीं किया जा रहा क्योंकि पीपल्स पार्टी निजकारी की मुखालिफ है और उसका मुआशी मॉडल और विजन मुख्तलिफ है। नई हुकूमत के आने से पहले ही तय कर लिया गया है कि 4 बड़े शोबे मुल्क को तरक्की की अगली मनाजिल तक पहुँचाएँगे। ज़राअत, मादनियात, IT और तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी की मनसूबाबंदी कर ली गई है। बांग्लादेश मॉडल के तहत नए वज़ीर आज़म को मुक़्तदरा और अदलिया की मुकम्मल हमायत हासिल होगी ताकि वो अपनी पूरी तवज्जो मईशत की तरफ दे सकें। ये भी तय है कि अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो वो साल के दौरान मुआशी सिमत और विजन को लीड करके अपने भाई शहबाज शरीफ को ज़माम इक़्तिदार दे देंगे। मुक़्तदरा और नून लीग में माजी की तरह किसी तनाज़े को रोकने के लिए तय किया गया है कि शहबाज शरीफ रोज़ाना की बुनियाद पर नवाज शरीफ और मुक़्तदरा से राब्ता कार के फ़राइज़ अंजाम देंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि मुक़्तदरा और मुंतखब हुकूमत के दरमियान कोई दरार न पड़े। फ़र्ज़ करें कि सरकार जो चाह रही है वैसा ही हो जाता है तो इसका मतलब है कि वफाक में पीपल्स पार्टी बड़ी अपोजिशन पार्टी बनकर उभरेगी। बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में अपनी पार्टी के सरबराह होंगे, लीडर होंगे। दूसरी तरफ इसी कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के अमरानी वफादारों का भी एक ग्रुप होगा। अपोजिशन में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी साथ साथ बैठेंगे और दोनों को मिलकर मुत्तहिदा अपोजिशन का लीडर मुंतखब करना पड़ेगा। मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी की नशिस्तें सितमज़दा तहरीक इंसाफ से ज़्यादा होंगी, चुनाचे बिलावल भुट्टो मुत्तहिदा अपोजिशन के लीडर होंगे, जिसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ के ना चाहते हुए भी उन्हें पीपल्स पार्टी के साथ गैर रस्मी इत्तेहाद करके बिलावल भुट्टो को अपना लीडर मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो तहरीक इंसाफ के साथ नरम सलूक की जो बात कर रहे हैं, शायद उनके मद्देनज़र भी मुस्तकबिल की सियासत है जिसमें दोनों मुतहारब ग्रुपों को नून लीग के ख़िलाफ़ इकट्ठी सियासत करना पड़ेगी। अगर बांग्लादेश मॉडल वाकई आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि नई मुआशी पॉलिसियों की मुखालफत करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। स्टील मिल, PIA और दूसरे बहुत से अदारों की निजकारी से हुकूमतें 2 वजहों से डरती थीं। एक ये कि लोग बेरोज़गार होंगे और दूसरा ये मुसलसल एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। मौजूदा निज़ाम के आने के बाद से ये तय कर लिया गया है कि डॉक्टर हों, क्लर्क हों या मजदूर, उन्हें बिलाजवाज मुजाहरे नहीं करने दिए जाएंगे। मुक़्तदरा में ये वाज़ेह सोच है कि मुआशी रास्ते में आने वाली हर रुकावट को रियासत फ़र्ज समझ कर दूर करेगी। मुक़्तदरा में माजी में ये सोच पाई जाती थी कि हुकूमतों को कमज़ोर रखा जाए, लेकिन इस बार मुक़्तदरा ये चाहती है कि मजबूत हुकूमत हो ताकि वो बड़े फ़ैसले कर सके। यही वजह है कि मुक़्तदरा की ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ सादा अक्सरियत हासिल करके आसानी से हुकूमत बना ले और उसे इत्तेहादी जमातों की बैसाखियों की मदद न लेनी पड़े। सियासी हलकों में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि अब जब सारे गेंद नवाज शरीफ की टोकरी में डाले जा रहे हैं तो मुक़्तदरा के दूसरे लाडरे जहांगीर तरीन और अलीम खान को क्या मिलेगा। दोनों तजर्बाकार हैं और दोनों ही ये समझते हैं कि वो सूबा हो या मुल्क उसको बेहतर तौर पर चला सकते हैं, लेकिन मुक़्तदरा फ़िलहाल उन्हें वज़ारत उज़्मा या वज़ारत आला देने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन तरीन और अलीम खान को वज़ारत या गवर्नरशिप के ज़रिए अकामोडेट ज़रूर किया जाएगा। बांग्लादेश जैसा निज़ाम मुआशी तरक्की के लिए तो अच्छा साबित हो सकता है, मगर पाकिस्तान की हमा रंगी सियासत के लिए ज़हर कातिल होगा। बांग्लादेश में हुसीना वाजिद ने खालिदा ज़िया के हज़ारों कारकुनों को गिरफ़्तार करके रखा। ना अदलिया ने रिलीफ दिया, ना मुक़्तदरा बोली। यकतरफ़ा इंतखाबात हुए और हुसीना वाजिद जीत गईं। पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह जस्ते वाहिद नहीं, यहाँ 4 कौमें, कई मज़हब और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग आबाद हैं। चुनाचे कुदरती तौर पर यहाँ हर दौर में अपोजिशन रही है। कभी बलूचिस्तान में शोरश उठती है तो कभी माजी में पख्तून पाकिस्तान से शिकवा कुना रहते थे। एक दौर में सिंध एहसास महरूमी का शिकार था तो आजकल पंजाब में मायूसी है।
ہماری طرح کی بکھری ہوئی قوم کو دباؤ یا ڈنڈے سے اکٹھا رکھنے یا اپنے فیصلے منوانے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ بگڑ جاتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم اور پختونخوا کے نام کا فیصلہ صلح صفائی اور افہام و تفہیم سے ہو گیا، وگرنہ پختونستان 50 سال تک ایک بڑا مسئلہ رہا۔ بلوچستان میں نواب اکبر بگٹی کو ڈنڈے سے ڈیل کیا گیا، اس وقت سے وہاں حالات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ اس خطے میں کبھی انقلاب نہیں آیا، لوگ تکلیفیں بھی سہ لیتے ہیں مگر ڈنڈے کا تادیر خوف قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے انگریزوں کی حکمرانی حتیٰ کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا راج بھی خوش دلی سے قبول کیا، مگر ظالم اور ناانصاف اپنا بھی ہو تو اس کے خلاف کئی دلہ بھٹی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ میری ناقص رائے ہے کہ نئے تجربے نہ کیے جائیں۔ پاکستان کا آئین بنگلہ دیش، انڈیا بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک سے بہتر ہے۔ پاکستان پہلا اسلامی ملک ہے جس نے جمہوریت اور اسلام کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین کی تشکیل کی۔ پاکستان کی مقتدرہ ہو یا عدلیہ یا پھر بڑے عہدوں پر قائم حکمران، سب اسی آئین پاکستان کا حلف اٹھاتے ہیں۔ طے یہ کیا جائے کہ آج سے آئین پاکستان کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ فوجی ہوں یا سولین، طالب علم ہوں یا نوکری پیشہ، سب کو پابند کیا جائے کہ وہ آئین پاکستان کو پڑھیں۔ ہر کوئی اپنے حقوق کو پہچانے اور فرائض کو کما حق ہو بجا لائے۔ جو قومیں اور ملک اپنے قومی اتفاق رائے کو آگے بڑھاتی ہیں اور اس کو مد نظر رکھ کر چلتی ہیں وہی ترقی پاتی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور آئین پاکستان وہ دو واحد چیزیں ہیں جن پر پوری قوم کا اتفاق ہے۔ قائد اعظم کو ماڈل بنا کر ہر شہری کو برابر کے حقوق دیے جائیں اور آئین کو سامنے رکھ کر تمام فیصلے کیے جائیں۔ ہم ماضی میں کئی ناکام تجربے کر چکے ہیں، اب مقتدرہ کے پاس مزید ناکامیوں کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے آئین پاکستان کے تحت مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کو اپنا کردار ادا کرنے دیا جائے۔ اگر مقتدرہ نے اپنا کردار اس قدر بڑھا دیا تو کل کو پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا یا کسی اور بحران کا شکار ہو گیا تو مورد الزام مقتدرہ ٹھہرے گی۔ بہتر ہے کہ حکمرانی کا کام اہل سیاست کو کرنے دیا جائے اور مقتدرہ پس منظر میں رہ کر ساری دنیا کی طرح ان کی مد و حمایت کرے۔ صدیوں کے تجربات سے دنیا نے یہی سیکھا ہے، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔